हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय सहआचार्य भूगोल। आप लोगों से अब तक पिछले वीडियो में मैंने बात की थी मानव संसाधन के विषय क्षेत्र और मानव संसाधन के आवश्यकता एवं विकास के बारे में। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं संसाधन उपयोग की। संसाधन उपयोग में पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, अब उससे आगे की बात करते हैं। तो संसाधन उपयोग में एक महत्वपूर्ण कारक है मिट्टी। मिट्टी मानव का मूलभूत प्राकृतिक संसाधन है। पहले भी मेरी और आपकी बात हुई है इस बारे में कि मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं जो होती हैं, जैसे भोजन, वस्त्र और निवास, यानी रोटी, कपड़ा और मकान, तो ये मिट्टी से ही प्राप्त होती हैं। और शाकाहारी भोजन प्रत्यक्ष रूप से जितने भी हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ मांस का उपयोग नहीं किया जाता भोजन में, वहाँ प्रत्यक्ष रूप से पूरी जो जनसंख्या है वो मृदा पर ही निर्भर होती है, क्योंकि सब्जियाँ, अनाज, ये सभी का उत्पादन मिट्टी के बिना नहीं हो सकता। तो शाकाहारी भोजन में प्रत्यक्ष रूप से मिट्टी में उत्पन्न वनस्पतियों से प्राप्त होता है। और मांसाहारी भोजन को भी परोक्षतः, यानी अगर हम ये कहें कि मांसाहारी जो भोजन है वो हमको पशुओं से मिल जाता है, तो पशु किस पर आधारित है? पशुओं का भोजन भी आपके वनस्पति पर आधारित है, और वनस्पति हमेशा से ही मृदा पर आधारित रही है। तो वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही तरह के जो भोजन हैं वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से आपके मृदा पर निर्भर करते हैं। तो आपका इसके अतिरिक्त जैसे और अन्य जैसे औद्योगिक जो कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, जैसे आपका है लकड़ी, काष्ठ, कपास, जूट, ये जितने भी उद्योग हैं, इन सब के कच्चे माल का जो उत्पादन है वो मिट्टी से उत्पादित होता है। विश्व की 3/4 आबादी जो है वो अपने जीविकोपार्जन के लिए प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है आज भी, और इसीलिए जनसंख्या का जो संबंध है वो मिट्टियों से बहुत ही गहरा है। मानव के लिए मिट्टियों के उपयोग का अपार भौगोलिक महत्व है, इसलिए भूमि का उचित उपयोग अपेक्षित है। यानी भूमि का जो उपयोग है उसको हमें बहुत सोच समझकर और तरीके से करना चाहिए। जैसे सबसे पहला है मिट्टियों के अनुसार कृषि फसलों का चुनाव। वर्तमान में कृषि क्रांति कह सकते हैं, इसके तहत अधिकांशतः किसानों ने नवाचार कृषि में अपनाए, और नवाचार अपनाने में उन्होंने कृषि में मृदा की क्वालिटी और मृदा की क्षमताओं का ध्यान रखे बिना बहुत सारी ऐसी फसलों का उत्पादन अपने क्षेत्रों में करना शुरू कर दिया जो कि वहाँ की जलवायु और उस मृदा के लिए उपयुक्त ही नहीं था। तो उसका परिणाम भी हम लोगों को देखने को मिला कि गलत फसलों के चुनाव से मृदा अपरदन और मृदा की जो उत्पादकता का घटन हुआ वो बहुत ज़्यादा कृषि के विकास में बाधित करने के लिए महत्वपूर्ण रहा। तो इसमें आपका सबसे पहले तो हमें वो फसल चुननी चाहिए जो फसल हमारे उपलब्ध मृदा के अनुकूल है और उसमें अधिक से अधिक मात्रा में उगाई जा सकती है। दूसरा, कृषि की भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए कृषि प्रणालियों और पद्धतियों का विकास करना होगा। यानी हम किस तरीके की कृषि अपने क्षेत्र में करेंगे। देखिए, एक होता है गहन कृषि, सघन कृषि, व्यापारिक कृषि आपकी। तो आप कौन
कौन सी ऐसी फसलों का उत्पादन करोगे और किस पद्धति के द्वारा करोगे। यानी अगर छोटे खेत हैं तो वैसे ही आपका मशीनीकरण नहीं हो सकता, बड़े फार्म हाउस हैं तो आप मशीनीकरण कर सकते हैं। तो आपकी भूमि की जितनी भी उत्पादकता को बनाए रखने के लिए कितनी मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करना है, कितनी मात्रा में हमें पानी का उपयोग करना है, इन सब का ध्यान रखते हुए ही हमें कृषि फसलों का उत्पादन करना चाहिए। तीसरा है आपका वन तथा चारण भूमियों का उचित प्रबंध। यानी हमारी जो भूमियाँ ऐसी हैं जिस पर वन स्थापित हैं या जो पशुचारण के कार्य में आ रही हैं, उन भूमियों को हमें देखना होगा कि वो जैसे चारागाह क्षेत्र हैं उन्हें हम संरक्षित रखें, ताकि पशुओं के लिए एक निश्चित स्थान हमेशा रहे जहाँ वो जाकर अपनी क्षुधा को शांत कर सकें। लेकिन ऐसा प्रबंधन जो है वो अभी तक बहुत अधिक देखने को नहीं मिलता है, और इसी कारण चौथा जो पार्ट है वो है मृदा संरक्षण। और मृदा संरक्षण बहुत ही आवश्यक तत्व है मिट्टियों के लिए, क्योंकि यदि हमने मृदा का संरक्षण नहीं किया तो लगातार जिस तरीके से मिट्टी आपकी अनुत्पादक और बंजर बनती चली जा रही है, और जब बंजर हो जाती है तो बहुत सारे केमिकल्स का उपयोग आप जो करते हैं उससे, या बहुत अधिक उत्पादन लेने की प्रवृत्ति से, उसका कारण ये होता चला जा रहा है कि जो उत्पादकता है जो एकदम से बढ़ती हुई दिखाई देती थी, जो बहुत सारा आपने खाद डाल दिया, केमिकल खाद डाल दिया, दवाइयाँ डाल दी, उससे एक बार, दो बार, तीन बार तो आपको बढ़िया अच्छी फसल मिल गई, बहुत ज़्यादा उत्पादन देखने को मिला, लेकिन धीरे धीरे उस भूमि में वो जो केमिकल है, वो जो आपके रासायनिक तत्व हैं, वो मिलकर आपके उन्होंने वहाँ की लगातार उस मृदा को खराब कर दिया, अनुत्पादक कर दिया, और धीरे धीरे वो बंजर भूमि के रूप में बदल गई। तो सभ्यता के साथ साथ परिवहन के विकास में, फसलों के उत्पादन में विशेषीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है कि जैसे जैसे हम बढ़ते चले गए तो कृषि विकास भी बहुत अधिक हुआ, और कृषि विकास में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो परिवहन विकास हुआ उससे हमारे खाद्यान्न और अन्य वस्तुएं जो कच्चे माल के रूप में उगाई जाती थी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगी, और कुछ क्षेत्र स्पेशल प्रोडक्शन के लिए भी मशहूर हुए। जैसे यदि आप देखें कि सिल्क के कीड़े कहाँ पाले जाते हैं, और वो सिल्क के कीड़े जो हैं उनके लिए कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, तो वो पर्टिकुलर कुछ जगह होती है। आप हर स्थान पर सिल्क उत्पादन नहीं कर सकते, हर स्थान पर कपास नहीं उत्पादित कर सकते, हर स्थान पर आप गेहूँ भी उत्पादित नहीं कर सकते। यानी हर फसल के लिए मृदा का अलग तरीके का एक रूप होता है। मिट्टी की मोटाई, मिट्टी के कणों की मात्रा, मिट्टी बलुही मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, लाल मिट्टी है, भूरी मिट्टी है, मिट्टी के बहुत सारे प्रकार हैं, और उन सारे प्रकारों में अलग अलग विशेषता है। जलोढ़ मिट्टी है, हिमोड़ मिट्टी है, बहुत सारी। तो इन सभी का जो विशेषीकरण हुआ कि किस प्रकार की मिट्टी में कौन सी फसल का उत्पादन बेहतर तरीके से किया जा सकता है, इन सब का प्रबंधन हमको करना बहुत आवश्यक है। फिर आपका ये 4 पॉइंट मैंने पिछले वीडियो में बता दिए थे, 5वां मिट्टी, और छठा आपका आता है वनस्पति। अब वनस्पति 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक और अप्राकृतिक। अप्राकृतिक में जैसे वन, घास, स्थल, झाड़ियाँ प्राकृतिक वनस्पति है जो प्राकृतिक रूप से ही उग जाती है, जो मानव के लिए विविध रूप से उपयोगी होती है। जैसे वनों से हम कंदमूल, जड़ी बूटियाँ, फल, भोज्य पदार्थ, इमारती लकड़ी, औद्योगिक कच्चा माल, बहुत सारे हम वहाँ से प्राप्त करते हैं। फिर घास स्थल में घास और झाड़ियों का जो महत्व है वो पशुचारण के लिए होता है। फिर तीसरा आपकी विश्व की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसके पोषण या भोजन के लिए विस्तृत घास स्थलों को जोत कर तथा वन भूमि को काट कर साफ करके कृषि के उपयोग में लाया जाता है। तो अनेक विनिर्माणी उद्योग जैसे कागज, दिया सलाई, लुगदी, रेशम, नकली रेशम, रबड़, ये सब, पशुपालन,
ये सब भी प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर है। प्राकृतिक वनस्पति में आप जितना अधिक संरक्षण करते हैं उतना अधिक उस जलवायु में, उस क्षेत्र की ग्राउंड वाटर में, सभी में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। फिर आपका आता है जीव जंतु। जीव जंतुओं में सभ्यता के आरंभ काल में पशु और मानव का जो संबंध है वो हमेशा से ही बहुत घनिष्ठ रहा है। जैसे आखेट करना, जानवरों को फंसाना, मछलियों का उत्पादन, पशुओं को पालतू बनाना, मानव और जंतु जगत के गहरे संबंधों के पहलू है। यानी हमारे शुरू से ही आप देखेंगे तो मनुष्य जो है दुधारू पशुओं पर निर्भर रहा। दूध देने वाले जो पशु थे वो हमेशा से मनुष्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे, और वो तब से नहीं आज भी हमारे लिए दूध, दही, मक्खन, पनीर, जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बनते ही दूध से हैं, वो सारे के सारे हमें पशुओं से ही प्राप्त होते हैं। तो और उसके अतिरिक्त हमारे घरों में जो पालतू जानवर पालने की प्रथा रही है, जैसे घोड़ा हो, कुत्ता हो, तो इन्हें भी क्यों पाला जाता है? ये वफ़ादार होते हैं, समय आने पर मालिक के लिए बहुत अधिक यूज़फुल होते हैं। कुत्ते के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि वो इतना वफ़ादार होता है कि मालिक से पहले स्वयं अपनी उसकी आपदा को झेल देता है। और आर्थिक आधार पर भी जैसे आप देखेंगे कि पहले घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी, या घोड़ों में आप भी जो अस्तबल होते हैं, बड़े बड़े अच्छे कीमती घोड़े उनमें होते हैं, जो चाहे पोलो खेलने के लिए काम में आए, या आपके घोड़ों की कोई जो घोड़ों की रेस होती है उनमें काम आए, या उसके अतिरिक्त शौकीन लोग भी इस तरह की पशुओं का अपने पास पालते हैं। तो इनमें आप देखिए कि और फिर मांसाहारी पशुओं को, तो भाई आपके जितने भी ऐसे पशु हैं जिनका कि अधिकांशतः जिनकी संख्या ही आपके खाने के ही काम में आती हैं, जिसमें आपका मुर्गी है, आपका बकरी है, गाय है, गाय नहीं सॉरी बकरी है, आपकी मुर्गी है, तो समुद्री जीव हैं, ये सब आपके मांसाहारी लोग सबका भोजन करते हैं। तो कृषि कार्यों में भार ढोने के लिए, सवारी के लिए हमेशा से ही पशुओं का उपयोग किया जाता है। जैसे कि प्राचीन समय में कृषि कार्य बैल से जुताई, बैलगाड़ी पर सामान लादना, तो इसीलिए गाय और बैल दोनों ही आपके प्रत्येक किसान के पास जितनी संख्या में ज़्यादा होते थे, उसी आधार पर उसकी आर्थिक स्थिति को आंका जाता था कि कौन सा किसान ज़्यादा संपन्न है, जिसके पास पशु जो है वो इतने ज़्यादा हैं और उसकी कृषि कार्य में पूरा सहयोग उन पशुओं के द्वारा मिलता है। और इसी प्रकार से जैसे घोड़ा गाड़ी, गधा आपको इसी काम में लिया जाता था कि बोझ ढोने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ले जाने के लिए। फिर सुरक्षा, सौंदर्य, मनोरंजन की दृष्टि से भी मनुष्य ने पशुओं का उपयोग शुरू किया। जैसे ऊंट गाड़ी बनाई उसने, समुद्री किनारे पर घोड़ा गाड़ी दौड़ती है, मरुस्थलीय इलाके में आपके ऊंट की सवारी, ये आपके मनोरंजन के साधनों में भी आती है। अब नेक्स्ट आपका खनिज है, और खनिज पदार्थ जो है वो विश्व के अति मूल्यवान संसाधन है। ये जहाँ भी खनिज संसाधन आपके उपलब्ध हैं, वहाँ की जनसंख्या, वहाँ की उस देश की आर्थिक स्थिति, सभी कुछ आपको खनिज संसाधनों की उपलब्धता और उपयोग पर निर्भर दिखाई देती है। मानव सभ्यता का जो विकास है, संस्कृति का जो विकास है, वो धातुओं और खनिज ईंधनों के प्रयोग से हुआ है। जितने औजार बनते हैं, बर्तन बनते हैं, यंत्र बनते हैं, आपकी गाड़ियाँ बनती हैं, वो सारे आपके निर्भर होते हैं खनिजों पर। लोहा है, आपका कोयला, पेट्रोलियम, ऐसे संसाधन, जैसे आप अरब प्रायद्वीप को देखेंगे तो वहाँ का जितना भी विकास हुआ है वो सारा विकास उन मूल्यवान खनिज संसाधनों की उपलब्धि पर निर्भर है। वहाँ पर उपलब्ध
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के जो भंडार हैं उन्होंने ही उस पूरे क्षेत्र को बहुत अधिक संपन्न और विकसित रूप में ला खड़ा किया है। ऐसे ही जिन जिन क्षेत्र में आपको संसाधनों का भरपूर भंडार दिखाई देता है, उन सभी क्षेत्रों में आप देखेंगे कि औद्योगिक संस्थान उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा लगते हैं जहां आपके खनिज संसाधनों की उपलब्धता होती है। और उस क्षेत्र के विकास में खनिज संसाधन जो है वो एक महत्वपूर्ण घटक होता है। खनिज संसाधनों की उपलब्धता पर देश का आर्थिक विकास के साथ सांस्कृतिक विकास और उन्नति भी निर्भर होती है, क्योंकि जहाँ भी खनिज मिलेंगे वहाँ पर लोग व्यवसाय करने हेतु आपके वहाँ पहुँचेंगे, और जब भिन्न भिन्न स्थानों से लोग एक स्थान पर जाकर रहेंगे तो भिन्न भिन्न सांस्कृतिक रूपों का एक सम्मिश्रण उन एरियाज़ में देखने को मिलेगा। जैसे आप जाएंगे टाटा स्टील को देखेंगे तो वहाँ पर, जैसे जमशेद नगर एक इलाका है, वहाँ जाएंगे तो वहाँ पूरे भारत देश से अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, और हर संस्कृति का त्यौहार, पर्व, वस्त्र, खान पान सभी कुछ आपको वहाँ एक छोटे से उस जगह पर देखने को मिल जाएगा। तो आपका सांस्कृतिक उन्नति जो होती है कि एक व्यक्ति से, एक क्षेत्र के व्यक्ति से दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति की मुलाकात पर उसे मालूम होता है कि वहाँ किस तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, कैसा खाना खाया जाता है, किस तरह से कपड़े पहने जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप जब एक स्थान पर, अलग अलग स्थानों से एक स्थान पर आकर लोग रहते हैं तो होता है। और ये संभव तभी हुआ जब खनिज संसाधनों का महत्व पता चला, और खनिज संसाधनों के महत्व के साथ साथ वहाँ आर्थिक विकास की धुरियाँ, औद्योगिक इकाइयाँ व्यापारिक घरानों के द्वारा स्थापित की गई। तो ये मैंने आपको दोनों वीडियोज़ में संसाधनों के उपयोग के बारे में बताया। अब आगे जो इस संसाधन के परिचय का जो आखिरी वीडियो है, मैं उसमें आपको संसाधन के नियोजन के बारे में बताऊंगी। आप लोगों को कभी भी ऐसा लगे कि आप लोगों को मुझसे बात करनी है या इस विषय में हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो देखो, किताबों के नाम मैंने आपको शुरू के वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में बता ही दिए थे। राइटर्स के बारे में भी मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे राइटर होते हैं, और आप जिसकी भी भाषा आपको समझ में आए उस पुस्तक को आप लीजिए और उसी के द्वारा आप पढ़िए। अब रही बात कुछ प्रश्न और किस तरह से आप इसके प्रश्नों को देखेंगे, और तो मैं कोशिश करूँगी कि जो भी अध्याय हमारा समाप्त होगा उसके पश्चात आपको PDF में इसी के क्वेश्चंस आपको दे दूँ, इसी के प्रश्न आपको सारे पता चल जाएं कि इस टॉपिक पर किस किस तरह के प्रश्न बनते हैं और उन प्रश्नों को आप फिर किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको प्रश्न दूं, और मैं चाहूँगी कि आप लोग उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर जितना हो सके आप कोशिश करके अपने नोट्स बनाकर तैयार करें, और जैसे ही महाविद्यालय खुलेगा तो आप व्यक्तिगत रूप पर मुझसे मिल लें, या फिर आप फ़ोन पर मुझसे बात कर सकते हैं, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बात करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।